अध्याय 10 अमरनाथ की यात्रा। यात्रा वृतांत। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने पवित्र तीर्थ अमरनाथ की यात्रा का वर्णन किया है। पिछले साल मैं जिस हादसे से होकर गुजरा था, उसका स्मरण आज भी मन में सिरहन पैदा करता है। वह क्षण मौत से सीधे साक्षात्कार का क्षण था। मुझे याद नहीं पड़ता कि बचपन में कभी घोड़े पर सवार हुआ था, लेकिन भाई लोगों ने मेरी हालत देखकर घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। करीब 12,500 फीट की ऊंचाई थी। सामने बर्फ से ढकी शेषनाग झील में अपना मुंह झांकती ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसी 3 पर्वत चोटियां। पहले ही बता दिया गया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और सांस लेने में तकलीफ पड़ती जाएगी। लेकिन जब मन में उत्साह होता है तो न ऑक्सीजन की भावी कमी का एहसास सताता है और न डर लगता है। लेकिन जब शरीर की मशीन जवाब देने लगती है तो फिर परमात्मा याद आता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। महागुनस की चोटी और टट्टू की वह खतरनाक दौड़, शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। नीली झील का पानी कुछ ऐसा कि उससे निकलने वाली नील गंगा भी खूबसूरत हो उठी है। लेकिन जब उससे आगे चले तो महागुनस की चोटी पर पहुंचने के लिए घोड़े पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जूते का फीता बांधने के लिए झुकना भी ऐसा लगे जैसे एक मन बोझ उठाकर खड़ा हुआ हूँ। ऐसी हालत में दोस्तों ने सलाह दी, नंदन जी आप खतरा मत मोल लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज है, आप टट्टू पर सवार हो लीजिए। चुनांचे टट्टू जी की शरण ली। 14,500 फीट की ऊंचाई की प्रसिद्ध महागुनस की चोटी पार करने के बाद उतार पर चल ही रहा था कि जनाब टट्टू जी रह रहकर बिदकने लगे। मैंने घोड़े वाले खान से कहा, खान तुम्हारा घोड़ा गड़बड़ करता है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन खान के कान पर जूं न रेंगी। मेरी जान आफत में कि नीचे हजारों फीट गहरा गड्ढा, जरा सी गड़बड़ हुई नहीं कि हड्डी पसली ढूंढे न मिले। तभी टट्टू ने एक जोर की हिनहिनाहट लगाई और लगा दुलत्ती झाड़ कर भागने। सारे यात्रियों में खलबली मच गई। मेरे सामने मौत का काला सन्नाटा जिंदगी अपने बचाव के लिए किस कदर चिपटती है कि जो घोड़ा मेरी जान लेने पर उतारू था, उसी से बुरी तरह मैं चिपटा जा रहा था। क्षणों की बात थी और मेरा सफाया। लेकिन पता नहीं क्या कैसे हुआ कि मैं जमीन पर सही सलामत और खान करा रहा था उसे घोड़े की दुलत्ती लगती तो शायद समा कुछ दूसरा ही होता। मैं उतरकर 1 मिनट खड़ा रहा, नहीं पता इसलिए कि परमात्मा का धन्यवाद दे रहा था या इसलिए कि बाबा अमरनाथ से अनुनय विनय कर रहा था। बहरहाल मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होते होते बच गई। सफल इसलिए यदि प्राण चले जाए तो आदमी सीधे बैकुंठ जाता है। मेरा बैकुंठ का टिकट कैंसिल हो चुका था और लोग मुझे छू छू कर देख रहे थे। जाको राखे साइयां का जाप करते लोग गुजर गए। ऐसे में लोग पाप पुण्य का हिसाब लगाने लगते हैं। मैं अभी इसी सकते से नहीं उभर पाया था कि मैं खड्डे की तरफ गिरता तो क्या होता, पाप पुण्य का हिसाब कैसे जोड़ता। बहरहाल इस हादसे से मेरी तथाकथित
साहसिक यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ की तीर्थ भावना का पुट भी ले बैठी और मैं स्वभावतः तर्क की कसौटी पर श्रद्धा को भी कसकर देखने वाला कैमरेबाज यात्री ईश्वरीय शक्ति पर आस्था रखकर पैदल आगे बढ़ने लगा। लेकिन आइए इस व्यक्तिगत हादसे के संदर्भ में आपको शुरू से अपने साथ ले चलूं। हुआ यूं कि एक दिन एक फोन आया, नंदन जी कश्मीर चलिएगा। चलूंगा, अभी कश्मीर गया नहीं हूँ, कब चलना है? मैंने जवाब दिया, बताऊंगा, प्रेम कपूर और छोटे भी चल रहे हैं। इस तरह मैं इस महायात्रा का एक यात्री बनकर जुड़ गया था। जाने के दिन तक सारी तैयारी पक्की की। दिल्ली स्टेशन से जम्मूवती तक रेल में और फिर बस से पहलगांव, जम्मू तक और भी कई बार जा चुके थे, मगर इस बार की यात्रा का कुछ दूसरा आनंद था। सैलानी मूड में बेर भी लेकर किसी स्टेशन पर खाए तो सेब का मजा दे। जब जम्मू पहुंचे तो मारे गर्मी के दम निकल जाए। भला हो मेरे जम्मू रेडियो के मित्र वीर सक्सेना का, जो अपने 1 दर्जन नौजवान लेखक मित्रों के साहचर्य से दिन भर दिल ठंडा किए रहे, वरना जम्मू की गर्मी कश्मीर का नाम बदनाम करने पर तुली हुई थी। सुबह की बस के टिकट बुक करा लिए गए थे। रात काटने के लिए बस अड्डे के सामने टूरिस्ट हाउस में 2 कमरे लिए गए। रात आराम से कटी और सुबह तड़के उठकर सामान लेकर बस अड्डे पर जा लगे। सामान लादा और ड्राइवर साहब पूरे जम्मू शहर का चक्कर लगाते हुए हमें पहलगांव की ओर लेकर चल दिए। जम्मू शहर की परिक्रमा का कारण तब पता चला जब ड्राइवर साहब की पत्नी उन्हें हाथ हिलाकर विदा करने अपने घर से बाहर आई। जम्मू के आगे छोटे बड़े टीले पहाड़ियों में बदलने लगे और दोपहर तक पहाड़ियां पहाड़ों की शक्ल में ढल गई। चक्कर खाती हुई बस पटनीटॉप पर आकर रुकी तो हवा का ठंडा झोंका कश्मीर की जलवायु की वानगी देने लगा। पटनीटॉप पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटक निवास बना रखे हैं। हरे भरे पाइन के सीधे तने खड़े हुए वृक्षों के बीच लाल छतों वाले मकानों की शोभा देखते ही रह जाने लायक थी, मगर बस वाला भी इसी निगाह से बस चलाता तो पहलगांव पहुंचना नामुमकिन हो जाता। दोपहर का खाना पटनीटॉप पर उतरकर कुर्द में खाया गया। इसके बाद की यात्रा दरियाए चिनाब के इलाके की यात्रा है, जो बहुत ही पहाड़ों से घिरा है। फुसफुसे पहाड़ के धसके दिख रहे थे। थोड़ी सी बरसात पड़ी नहीं कि पहाड़ ऊपर से धसके और रास्ता जाम। कपूर ने बताया कि एक बार रामवन के इसी इलाके में फंस चुके हैं। अपने राम बस की खिड़की से चिनाब के भयंकर गंदे पानी को उफान मारता बहाव देखकर दंग थे। यह हाल तो बिन बरसात था, बरसात में तो कहर बरपाता होगा। मजा यह है कि पूरी कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाला यही एक जमीनी रास्ता है। हवा में आप भले चले जाएं और दूसरा इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। हम ऊपर ही बढ़ते चले जा रहे थे जब तक जवाहर सुरंग नहीं मिल गई, और जवाहर सुरंग पार करने के बाद नीचे झांक कर देखा तो
वेरीनाग हरियाली के खूबसूरत कोटर में से झांक रहा था। कंडक्टर साहब की कृपा की इन्होंने पूछने के लिए ऐलान कर दिया कि कौन कौन देखेगा। हमारा दल हाथ उठाने में आगे था। हमें तो सभी कुछ देखना था, लेकिन कुछ लोग थे जो अमरनाथ के अलावा और कुछ देखने को राजी नहीं थे। कंडक्टर साहब ने पूछा इसलिए था कि वेरीनाग जाने का रास्ता पहलगाम के सीधे रास्ते से भिन्न था और उसे अपनी बस ले जानी पड़ती। उसके लिए करीब 300 रुपए अतिरिक्त दिए गए और बस वेरीनाग को मुड़ गई। जहां बस रुकी वहां चिनार के घने पेड़ और खूबसूरत बगीचा था। पता चला यह जो नहर बह रही है यह झेलम का उद्गम स्थल है और उस कुंड को चारों तरफ से पक्का बांध दिया गया है। चिनाब के पानी के बिल्कुल विपरीत स्वच्छ निर्मल पानी का कुंड। यह मानने का आज भी मन नहीं करता कि इतना बड़ा दरिया ये झेलम इतने शांत कुंड से निकला होगा, लेकिन हमारे मानने से क्या फर्क पड़ता है। अगर झेलम का उद्गम स्थल वही है तो है। वेरीनाग से जो बस चली तो हरियाली की गोद में दौड़ती रही। फिर जाने कब एक बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे किनारे वह पहलगाम जा लगी। जी हाँ, वह खूबसूरत नदी मामूली खूबसूरत नहीं थी, असाधारण तौर पर खूबसूरत। नाम है लिद्दर। सच कहता हूँ, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत नदी नहीं देखी। क्या पहाड़ी अल्हड़पन और क्या पानी का सफेद बहाव। तेजी ऐसी कि सांप शर्माए और गर्जना ऐसी कि समूचा पहलगाम उसके बिना सूना हो जाए। पहलगाम का दूसरा दिन करीब करीब यात्रा कार्यालय में ही बीता। नजमुद्दीन साहब छड़ी मुबारक की तरफ लपके जा रहे थे। हम लोगों की उत्सुकता जागी तो हम भी उनकी जीप पर सवार हो लिए। पहुंचे तो साधुओं का भंडारा जोरों पर था। देश देशांतर से तो नहीं, प्रदेश प्रदेशांतर से आए हुए सैकड़ों साधु अपनी अपनी धुनी रमाए डटे हुए थे। छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में प्रस्थापित शिवलिंग की प्रतीक है और अमरेश्वर शिव से श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर सबसे पहले उन्हीं का मिलन होता है। छड़ी मुबारक आगे आगे फिर साधुओं का अपार झुंड और इसके बाद देश देशांतर के लगभग 12,000 यात्री, जिनकी सुख सुविधा के लिए कश्मीर सरकार महीनों पहले से यात्रा की तैयारी करती है, रास्ता साफ कराती है, डॉक्टरों, पुलिस और संचार व्यवस्था का बंदोबस्त करती है। पहाड़ी यात्राओं के जो नियम सिख चला था, उनमें से एक नियम यह भी याद आया कि धीरे चलो। वह भी करके देख लिया, लेकिन थकावट आनी शुरू हुई तो जैसे दौड़ती हुई आई। आधे मील के अंदर अंदर यह हालत हो गई कि एक शीला की शीतल छां ढूंढनी पड़ गई। आगे पीछे देखा तो थोड़ी दूर पर केवल छोटे अपना डंडा खटकाते चले आ रहे थे। हमें सुस्ताता देखकर उनकी भी जान में जान आई। कपूर बहुत पीछे
संतोष कहीं बहुत आगे। अपना पांचवा साथी बैरा, जिसे हमने बहादुर कहना शुरू कर दिया था, हमें ज्यादा थका देखकर नीचे उतरकर नील गंगा का पानी थर्मस में भर लाया। यात्रियों का कारवां ज्यों का त्यों जारी था। धीरे धीरे हम लोग हंसते, सुस्ताते, बैठते, बतियाते चंदनबाड़ी के नजदीक आ गए। हमें पहले पड़ाव चंदनबाड़ी में ही रात बितानी थी। रास्ते में देखा गया कि एक ऐसा भी यात्री था जिसके टांग थी ही नहीं। बैसाखियों के सहारे यह हमसे ज्यादा तेजी से चल रहा था। इससे हमारी दो सही सलामत टांगों का स्वाभिमान जागा और रफ्तार में तेजी आ गई। नीलगंगा के किनारे बसी हुई यह बस्ती धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार एक बार काम, क्रीड़ा और खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। नतीजा यह हुआ कि उनका मुख अंजन के कारण काला हो गया। भगवान सदाशिव ने अपने मुख को काला देखा तो उसे श्री गंगा नीलगंगा में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। इस जल के स्पर्श से महापापों का नाश हो जाता है। नीलगंगा के नीले होने का यह धार्मिक रहस्य जानकर हिसाब लगाया कि पहलगांव में लिद्दर लंबोदरी की खूबसूरती दिखे। चारों ओर खूबसूरती का रहस्य नीलगंगा की यही नीलिमा है। कुछ आस्थावान यात्री इस पानी की बर्फीली धार में शाम के धुंधलेके में गोते लगाते दिखे। चारों ओर पहाड़ी से घिरे समुद्र तल से 9,500 फीट की ऊंचाई पर चंदनवाड़ी के मैदान में यात्रियों का कोलाहल, इंतजामकारियों की लाउड स्पीकरी ध्वनियां और घोड़ों की हिनहिनाहट सब लहराती नीलगंगा में खो जाती है। अपने टेंट के नंबर का पता लगाकर उसमें बिस्तर जमाए गए। थकावट के मारे बुरा हाल था। अपना पहलगांव वाला परिचित बैरा हम में से किसी को पानी दे रहा था, किसी के लिए चाय ला रहा था। यात्रा के साथ चल रहे मोबाइल भोजनालय से खाना लाकर खाया गया और सारे बंदों को बिस्तरों पर लेटने की देरी थी कि नींद ने दबोच लिया। तड़के आंख खुली तो टेंट के पीछे की रस्सियां खुली हुई और छोटे की ऊनी सदरी चश्मा, जिसके बिना उसकी समूची दृष्टि यात्रा भी धुंधली रही, और बहादुर की बरसाती जैकेट गायब थी। लाउड स्पीकर पर ऐलान हो रहा था कि यात्री मेहरबान से दरख्वास्त है कि वे जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करें। आगे चढ़ाई बड़ी कठिन है। शब्दार्थ: हादसा, दुर्घटना, सिहरन, डर से कंपन, जरिया, साधन, खलबली मचना, व्यवस्था बिगड़ जाना, दरख्वास्त, प्रार्थना, जान आफत में होना, बहुत कठिनाई में होना, उद्गम स्थल, वह स्थान जहां से कुछ प्रारंभ होता है, बंदोबस्त, इंतजाम, स्मरण, याद, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष रूप में मिलना, मुलाकात, बैकुंठ, स्वर्ग, नामुमकिन, असंभव, कहर बरपा होना, देवीय विपत्ति,
सहसा अचानक एहसास महसूस होना। लेखक परिचय। कन्हैया लाल नंदन जी का जन्म 1 जुलाई 1933 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गांव परदोनपुर में हुआ था। वे 4 वर्षों तक मुंबई विश्वविद्यालय व अन्य संलग्न कॉलेजों में अध्यापन करते रहे तथा 1961 से 1972 तक टाइम्स ऑफ इंडिया के धर्मयुग में सहायक संपादक रहे। उन्होंने पराग सारिका और दिनमान का भी संपादन किया। 3 वर्ष दैनिक नवभारत टाइम्स में फीचर संपादन किया। 6 वर्ष तक वे हिंदी संडे मेल के संपादक रहे। उनकी 1.5 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें लकुआ का शाहनाम, घाट घाट का पानी, अतरंग, नस्य परिवेश, आग के रंग, अमृता शेरगिल, समय की दहलीज आदि प्रमुख है।